जब कोई मैच आप आखिरी विकेट पर हार जाते हैं तो उसका असर क्या कुछ पड़ता है पूरी सीरीज पर, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि भारत और बांग्लादेश की टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी सीरीज के दूसरे ओडीआई मुकाबले के लिए। और इस ओडीआई मुकाबले में क्या बांग्लादेश उस जीत को भुनाने में कामयाब रहती है, यानी कि सीरीज जीतने में क्या वो कामयाब रहते हैं? क्या अक्षर पटेल के आने से भारतीय टीम की ताकत बढ़ेगी, और क्या भारतीय टीम इस सीरीज में कमबैक कर पाएगी? इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे आज। नमस्कार रणयुद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और मेरे साथ पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सबा करीम इस समय जुड़ चुके हैं, जो इस पूरी सीरीज पर बहुत बारीक नजर बना के रखा हुआ है उन्होंने, क्योंकि इस पूरी ओडीआई सीरीज में वो कमेंट्री कर रहे हैं। सबा भाई, हर किसी के जहन में ये सवाल है कि जब आखिरी विकेट पे 50 रन बन जाए और मैच आप हार जाए, क्या कुछ इफेक्ट उसका या साइड इफेक्ट अगले मैच में देखने को मिल सकता है? देखिए राजीव, जो टीम जीतती है इतनी कठिन परिस्थिति से उस टीम का विश्वास तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी। फिर ऐसे खिलाड़ियों की वजह से जो टीम जीतती है उन खिलाड़ियों को ऐसा लगने लगता है कि वो अब इस तरह का कारनामा फिर से कर सकते हैं। जो खिलाड़ी ने रन नहीं बनाया है या परफॉर्म नहीं किया, उनको लगता है कि यहाँ पर हम वापसी कर सकते हैं, और वो भी एक मजबूत टीम के सामने। भारत एक तरह से वन ऑफ द टॉप टीम्स है एक दिवसीय क्रिकेट में। जी। उनको हराना उतना आसान होता नहीं है। और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशंस में, जब आपकी टीम मजबूत होती है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी बड़ी टीमों को इस तरह के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा और उसके बाद मैचेस जीतना होगा। पर ऐसा अगर नहीं होता है तो जो छोटी टीम होती है उनका विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी। सब भाई, क्योंकि भारतीय टीम के सामने परेशानी है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में किस तरह से दोबारा से वो विनिंग मोमेंटम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो किस एटीट्यूड और किस रणनीति के साथ मैदान पर उतरते हैं। अक्षर पटेल के फिट होने की खबर है, क्या स्ट्रेट अवे आप उनको खेलते हुए देखना चाहेंगे, क्योंकि डू एंड डाई सिचुएशन में है इस सीरीज में भारतीय टीम? देखिए, अगर आपको टीम बिल्ड करनी है तो फिर आपने जो आपके नंबर, जो 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 टॉप प्लेयर्स, उनको खेलना बहुत जरूरी हो गया है। हम्म। अगर कोई खिलाड़ी चोटिल है तो वो अलग बात है, पर इसके बारे में बहुत जरूरी है कि आप एक प्रकार का बैकअप रखें। पर चूंकि अब अक्षर पटेल अगर फिट होते तो वो जरूर खेलते। अब चूंकि इस समय वो फिट हो गए हैं, तो वापसी कर सकते हैं 11 में। और मेरे विचार में शाहबाज अहमद की जगह पर उनको मौका मिलेगा खेलने का। हम्म। वाशिंग सुंदर को पिछले मैच में एक नंबर 6 पर एक सिक्स बॉलिंग ऑप्शन या फिर एक और ऑलराउंडर के रूप में खिलाया गया था। तो मुझे लगता है कुछ इसी प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ भारत मैदान में उतरना चाहेगा। मुझे जी। लगता है कि एक मौका है यहाँ पर उमरान मलिक को ट्राई आउट करने का। तो जिस तरह का सरफेस है, जितनी मदद मिल रही थी पेस बॉलर्स को, जिस तरह से इबादत हुसैन ने गति के साथ गेंदबाजी की, शॉर्ट डिलीवरी पर भारत के बल्लेबाजों को तंग किया। कुछ अगर इस प्रकार की रणनीति के साथ भारत मैदान में हम्म। उतरता है तो उसका लाभ भी भारत को मिल सकता है जरूर। सो भाई, कितना बड़ा चैलेंज आप इबादत हुसैन को देख रहे हैं? अब 145 प्लस गेंदबाजी की उन्होंने, लगातार अच्छे एरियाज में उन्होंने गेंदबाजी की, और दूसरे मैच में क्योंकि एक बड़ा थ्रेट हो सकते हैं वो इंडियन बैट्समैन के लिए, 4 बल्लेबाजों को उन्होंने आउट भी किया था। और जो भारतीय टीम का डाउनफॉल है उनमें एक बड़ा रीजन उनकी गेंदबाजी भी थी। कैसे आप देख रहे हैं इबादत हुसैन एक गेंदबाज के तौर पर, क्या कुछ चैलेंज रह सकते हैं भारतीय टॉप ऑर्डर के लिए? देखिए, चैलेंज तो जरूर है। जिस तरह के जिस तरह के कंडीशंस थे पहले मैच में, वहां पर विकेट ज्यादा मददगार साबित हो रही थी पेस बॉलर्स के लिए राजीव। तो उन कंडीशंस में एक टॉप क्वालिटी पेस बॉलर के सामने थोड़ा बहुत चैलेंज जरूर रहता है। पर मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार का अनुभव हमारे टीम में है, जो जो गलतियां हमें पहले मैच में देखने को मिली थी उसे ना दोहराया जाए। अब ये जो अब कल के मैच में निर्भर करता है, कल के कंडीशंस किस प्रकार के रहते हैं। बहुत जल्दी भारत को ये डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे पार स्कोर क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें किस प्रकार से रन बनाने होंगे। और अब एक और बात ये भी है राजीव के, हमें तैयारी कुछ इस प्रकार से करनी होगी कि आप ये सोच के चले कि स्थिति जो है आपके आपसे विपरीत है, वहां पर हम्म। आपकी तैयारी किस तरह की होनी चाहिए। इन सब चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे तब मुझे लगता है कि हम ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, चाहे वो इबादत हुसैन के विरुद्ध हो या फिर शाकिबुल हसन के ही विरुद्ध क्यों क्यों ना हो। हम्म। अगर आप पिछली सीरीज याद करें, सवाई मुस्तफिजुर रहमान ने डेब्यू किया था इसी मैदान पर, 5 विकेट लिए थे और भारत तब भी सीरीज का पहला मैच हार गया था। एक लेफ्ट आर्म सीमर के तौर पर वो किस तरह से, और उनका और इबादत हुसैन ने जिस तरह की गेंदबाजी की है, कैसे आप देख रहे हैं इन दोनों का कॉम्बो? और क्या स्ट्रैटेजी एक्चुअली होनी चाहिए रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली की? क्योंकि कल हम जब डिस्कशन कर रहे थे,
एक नो रिजल्ट पे वो डिस्कशन खत्म हो गया था क्योंकि राजकुमार सर चले गए। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम तो है हमारे टॉप ऑर्डर में कि हम वो स्टार्ट दे नहीं पा रहे जिसकी उम्मीद हम कर रहे थे। 2013 से 2022 तक में एक ये बड़ा चेंज है कि हम कंसिस्टेंटली अच्छा स्टार्ट नहीं दे पा रहे हैं, टॉप 3 हमारे जो हैवी वेट है। पर ऐसी बात नहीं है राजीव, बहुत सालों तक ये टॉप ऑर्डर ने कंट्रीब्यूट किया है। पर अब ये हम्म। समय आ रहा है कि और ज़्यादा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर बहस करने से पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें किस तरह से खेलना है, हमें आगे किस प्रकार से बढ़ना है। एक जी। बार अगर आपने उस पर मन बना लिया तो फिर उसी तरह से हर एक खिलाड़ी को खेलना होगा, ना ही केवल टॉप ऑर्डर को, पर मध्य क्रम के बल्लेबाजों को भी सभी को उसी तरह से कंट्रीब्यूट करना होगा, बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में भी, फील्ड सेटिंग में भी, कप्तानी में भी। तो ये सारी चीजें एक साथ होकर ही हमें हमारी टीम को हम आगे लेकर जाएंगी। देखिए, बांग्लादेश की जो पेस बॉलिंग यूनिट है उसमें धीरे धीरे सुधार हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके पास इस समय एलन डोनाल्ड हैं जो कि शानदार पेस बॉलर रह चुके हैं। इस समय वो पेस बॉलिंग कोच है बांग्लादेश टीम के। तो उनकी जी। कोशिश यही होगी कि नए पेस बॉलर्स को अनर्थ किया जाए। आपने देखा कि इबादत हुसैन को उन्होंने खिलाया, क्योंकि उसके पहले वो सिर्फ टेस्ट मैच खेलते थे, पर रेड बॉल क्रिकेट से सीधा उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट में लेकर वो आए, क्योंकि उनको लग रहा था कि एक ऐसा पेस बॉलर हो जिसके पास गति है, गति हो तो वो तंग कर सकता है भारतीय बल्लेबाजों को। तो ये बहुत ही अच्छी प्लानिंग का नतीजा है कि इबादत हुसैन को खिलाया गया और उन्होंने सही समय पर विकेट भी लिया। तो मुझे लगता है इस प्रकार के चैलेंजेस के लिए भारतीय बल्लेबाजों को तैयार होना रहना पड़ेगा। बांग्लादेश के सामने भी सवा भाई अपने चैलेंजेस हैं, क्योंकि पिछले मैच में मैं आंकड़े देख रहा था, 104 डॉट बॉलें खेली हैं बांग्लादेश ने मैच जीतने के बावजूद। लिटन दास के अलावा कोई भी बैट्समैन इम्पैक्ट अपना डाल नहीं पाया। उन्होंने 41 रन बनाए जो हाईएस्ट थे उस मैच में बांग्लादेश के लिए। विदाउट लिटन दास, हालांकि महमूदुल्लाह भी उनके पास है, मुशफिकुर रहीम भी आगे टीम में एक्सपीरियंस है उनके पास, शाकिब ऑलरेडी है, लेकिन लिटन दास क्या बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बांग्लादेश के लिए इस समय। और ये जो डॉट बॉलों का सिलसिला है उसको बांग्लादेश कैसे रेक्टिफाई करेगा? देखिए, बांग्लादेश की भी बल्लेबाजी कुछ खास हुई नहीं थी राजीव, उन्होंने हाँ भी बहुत हाँ। ज्यादा कॉशियस अप्रोच अपनाया था, जिसकी वजह से उनकी हालत ये हो गई। अगर आप इतना ज्यादा दबाव लेंगे और खुलकर बैटिंग करेंगे नहीं, आपकी कोशिश ये नहीं होगी कभी भी कि हम और दबाव डालें बॉलर्स के ऊपर, तो फिर आपकी समस्याएं बढ़ जाएंगी। यही बांग्लादेश के साथ भी हुआ था पहले वाले मैच में। हम्म। लिटन दास एक शानदार वनडे क्रिकेटर हैं, वाइट बॉल क्रिकेटर हैं, टेस्ट मैचेस भी वो खेलते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि वो टॉप रन गेटर्स हैं इस समय वाइट बॉल क्रिकेट में, विशेष करके एक दिवसीय क्रिकेट में। तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो कप्तान है इस बार। पर अन्य बल्लेबाजों को भी कंट्रीब्यूट करना होगा, और गति और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उनको बैटिंग करनी होगी, चाहे वो मुशफिकुर रहीम हो गए या फिर शाकिबुल हसन हो गए या फिर महमदुल्लाह क्यों ना हो गए। मुझे लगता हम्म। है कि उनके ऊपर भी दबाव है। और जिस तरह की कंडीशंस थी, वो ज़्यादा मुझे लगता है कि मदद मिलनी चाहिए थी वहाँ पर भारतीय टीम को, पर ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि अंत में बांग्लादेश के अंतिम विकेट की साझेदारी की वजह से अब बांग्लादेश जीत गया। पर एक बात है, जिस तरह का अप्रोच मेहदी हसन, मिराज और एक और जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं आफीफ हुसैन ने दिखाया था, वो एक अलग प्रकार का नजरिया है। उससे अगर हम्म। बांग्लादेश कुछ सीखेगा तब उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। अभी मैं एक और स्टेटमेंट पढ़ रहा था सभा भाई। रसल डोमिंगो जो हेड कोच है बांग्लादेश के, उन्होंने संकेत दिए कि तस्किन अहमद रिकवर कर गए हैं और उनको खिलाने के चांसेस हैं। कितना अच्छा साइन आप बांग्लादेश के लिए देख रहे हो, और भारत के लिए क्या एक और चैलेंज बढ़ जाएगा जिस तरह के अच्छे फॉर्म में है तस्किन अहमद? हाँ, उनके पास भी गति है, तो इसका मतलब है कि जी। देखिए, अब बांग्लादेश की स्ट्रैटेजी क्या है, वो भी गति के साथ जा रहे हैं। उनमें उनमें जी। सिर्फ एक मुस्तफिजुर रहीम है, जो लेफ्ट आर्म पेस बॉलर हैं, उनके पास थोड़ी बहुत स्विंग मूवमेंट है और वो उनके पास वेरिएशंस काफी अच्छा है। पर उनके जो स्पेयरहेड है वो ये दो पेस बॉलर रहेंगे, इबादत हुसैन और तस्कीन अहमद। तो उनका उनकी कोशिश यही होगी कि ये तीनों बॉलर्स के साथ वो अटैक शुरू करें। उसके साथ साथ शकीबुल हसन है, मेहदी हसन मिराज, आपको आपको याद होगा पहले मैच में उन्होंने पावर प्ले में गेंदबाजी की, और उसके हम्म। सामने भी हम लोगों ने कोई आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास किया नहीं। जो खेला भी शिखर धवन ने वो उस गेंद पर आउट हो गए। तो मुझे लगता है कि हमें और ज्यादा विश्वास, और ज्यादा दमखम, और ज्यादा एग्रेसिव इंटेंट के साथ बैटिंग करनी होगी इन सभी बॉलर्स के सामने। और मुझे विश्वास है कि ऐसा भारत जरूर करके दिखाएगा दूसरे एक दिवसीय मैच में। और सवा भाई, क्या शार्दुल की जगह आप एक बैट्समैन खेलते हुए देख रहे हैं? मैं पढ़ रहा था यहाँ पे कि हम हमारे पास ऑलरेडी 6 बॉलिंग ऑप्शन है, तो शार्दुल की जरूरत है क्या आपको लग रहा है टीम में तब? पर आपके पास सिक्स बॉलिंग ऑप्शन शार्दुल के को मिलाकर हैं राजीव, शार्दुल के अच्छा। बिना नहीं है।
ओके ओके। क्योंकि भारत ने पिछले मैच में वो 4 पेस बॉलर और वॉशिंगटन सुंदर और शाहबाज अहमद के साथ मैदान में उतरे थे। हम्म देखिए, सिक्स बॉलिंग ऑप्शन के साथ ये जो कॉम्बिनेशन है, ये तो सही है। इसी पर आपको डट कर रहना होगा और इस तरह से आपको टीम अपनी बिल्ड करनी होगी, चाहे उसमें हार्दिक पांड्या आ जाए, दीपक हुडा आ जाए, या शाहबाज अहमद खेलें या वॉशिंगटन सुंदर खेलें, वो अलग बात है। पर एक बार आपने कॉम्पिटिशन बना लिया, उसी पर आपको प्लेयर्स उस तरह के चुनने होंगे और उस तरह के प्लेयर्स को मौका देना होगा और उनको खिलाना हम्म। होगा। स्वाभाविक, क्योंकि हमने जो पहला मैच था, आपने मेहंदी की बात की, शाकिब एक और गेंदबाज जिन्होंने बहुत परेशान किया। अब हम ना तो अपना फुटवर्क यूज कर रहे थे पहले मैच में, ना ही हमने स्वीट शॉट अप्लाई किया। नतीजा बहुत अच्छा, इस पर शाकिब भी फेंक गए और मेहंदी भी फेंक गए। क्या कुछ आप सजेस्ट करेंगे, रोहित शर्मा हो या विराट हो या शिखर हो या केरा हो, क्या कुछ आप देखना पसंद करेंगे स्पिनर्स के खिलाफ, इन बल्लेबाजों से? अब देखिए, ये जो सभी बल्लेबाजों का आपने नाम लिया है, इनको इनके पास अनुभव बहुत ज़्यादा है। अगर हम ये एक्सपेक्ट हम्म करेंगे कि नए नए शॉट्स अपने आर्मरी में ये जोड़ लेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा कठिन है। वो आप तभी कर पाते हैं जब आपके पास समय है प्रैक्टिस करने का और नए शॉट्स के ऊपर प्रैक्टिस करने का। उतना समय है नहीं भारतीय बल्लेबाजों के पास। तो मुझे ये लगता हम्म है कि जिस प्रकार के शॉट्स हैं इनके पास, जो इनकी स्ट्रेंथ है, उसी पर थोड़ा और विश्वास के साथ उनको बल्लेबाजी करनी होगी। थोड़ा बहुत आपको मुझे लगता है कि कैलकुलेटेड रिस्क जरूर लेना होगा दबाव जी। बढ़ाने के लिए बांग्लादेश के ऊपर। अगर हम अपने ही अंदर खेलते रहेंगे, अपने ही कंफर्ट जोन में खेलते रहेंगे, तो फिर कुछ ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। हमें थोड़ा बहुत बढ़ चढ़ कर, थोड़ा बहुत अपने कंफर्ट जोन से निकल कर बल्लेबाजी करने का प्रयास करना होगा, तभी हम दबाव बांग्लादेशी गेंदबाजों के ऊपर डाल पाएंगे। पर वो बहुत कुछ निर्भर करता है अब कंडीशंस के ऊपर। पर मैं तो अभी भी मुझे लगता है कि हमारी तैयारी अगर अगर अच्छी हो रही है और अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमें तैयारी करनी है आने वाले विश्व कप में, तब उसके लिए हमें और ज़्यादा एक डिफरेंट अप्रोच के साथ मैदान में उतरना होगा। और वो अप्रोच यही है कि आपको आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना होगा, कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा, ताकि आप दबाव विपक्ष के ऊपर डालें। तो भाई, अभी शिखर धवन की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, मैच से पहले जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उन्होंने कहा कि ये कोई पहला मौका नहीं है कि हम पहला मैच हारे और उसके बाद हम सीरीज जीते हैं। तो हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि हम न सिर्फ बाउंस बैक करेंगे अच्छे तरीके से, बल्कि सीरीज भी जीतेंगे। अब पहला मैच देख के मुझे तो नहीं लगा, कम से कम आप बता दें कि कितना कॉन्फिडेंस शिखर लग रहा है। देखिए, मुझे भी विश्वास है कि भारत को मैच ही जीतना चाहिए, श्रृंखला जीतनी चाहिए और जी। जीतेंगे भी हम लोग। तो देखिए, अंत में आपको ये भी सोचना है कि हम तैयारी किस तरह की कर रहे हैं। हम्म ये फिर से अगर हम इसी में फंस गए कि हमें बायलैटरल एंगेजमेंट जीतना है, अगर हम बांग्लादेश से हार गए तो आने वाले समय में क्या होगा, मीडिया हमारे पीछे लग जाएगा, चयन करता किसको बाहर कर देंगे। वो एक आइडियल सिचुएशन नहीं है वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। देखिए, अगर आपने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है तो बहुत कुछ आपको सैक्रिफाइस करना होगा, थोड़ा बहुत रिस्क लेकर आपको प्रदर्शन करना होगा। रिस्क लेने का मतलब यही है कि और ज्यादा अच्छे इंटेंट के साथ आपको बल्लेबाजी करनी होगी। हम्म गेंदबाजी उस हिसाब से हमारी काफी अच्छी रही। 187 का जो स्कोर था, उतना बड़ा स्कोर था नहीं। वहां पर हमारे गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की। अंत में चलिए, वो एक बहुत ही शानदार साझेदारी हुई। वो भी अगर हम लोग कैच पकड़ लेते तो मैच हम जीत जाते, वो अलग बात है। हम्म। पर अगर हम फिर से एक बार एनालाइज करेंगे हमारी बैटिंग को, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ और हमें अचीव करना बाकी है। अच्छा, अभी आखिरी दो सवाल। एक और स्टेटमेंट में पढ़ रहा था अभी, कि मीरपुर में स्पिन को ज्यादा मदद मिल सकती है, क्योंकि एक मैच हो चुका है, आपको उसी स्क्वायर पे खेलना है। अब आपको शार्दुल और शाहबाज में किसी एक को खिलाना हो, तो आप किसको खिलाना पसंद करेंगे? अब देखिए, अब ये तो कंडीशंस के हिसाब से ही आपको डिसाइड करना होगा। वो जिस तरह का विकेट हमें पहले मैच में देखने को मिला, मुझे लगता नहीं कि उतना ज़्यादा परिवर्तन उसमें आएगा। यहाँ पर एक ऐसा हम्म विकेट है जहाँ पर पेस बॉलर्स को भी मदद मिल रही है और कुछ हद तक स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है। और उसके लिए ज़रूरी ये भी है कि आप सही लाइन और लेंथ के साथ, सही टैक्टिक्स के साथ आप मैदान में उतरें और उस तरह की हम्म गेंदबाजी करें। तो मुझे लगता है कि भारत ज़्यादा प्रेफर करेगा शार्दुल ठाकुर के साथ जाने में, क्योंकि शार्दुल ने बहुत हम्म ही शानदार इकोनॉमिकल गेंदबाजी की थी और विकेट भी उन्होंने महमूदुल्लाह का बहुत ही शानदार बहुत ही अहम समय पर लिया था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो जो हमारे पास जो अनुभव है शार्दुल ठाकुर का, उसका 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 इस्तेमाल भारत को करना चाहिए। मेरे आखिरी सवाल, उमरान मलिक को किसकी जगह खिलाएंगे सवा भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है उमरान मलिक को खिलाए जाने की। अब किसको ड्रॉप करेंगे आप? कुलदीप सिंह नहीं बचते हैं अ, फिर तो? नहीं, हो सकता है कुलदीप को ड्रॉप करके आप खिलाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दीपक चहर की जगह पर उनको खिलाएं और गति हाँ। को आप ज्यादा महत्व दें। पर जो वायबल ऑप्शन जो मुझे लग रहा है, वो कुलदीप सेन के जगह पर हो सकता है कि उमरान मलिक को खेले। पर अगर ये आपको चेंज करना है तो मैं उसके उसके सहमति में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि कुलदीप सेन को और मौका देना चाहिए। उन्होंने ऐसी बात जी। नहीं है कि
खराब गेंदबाजी की, उन्होंने भी 2 विकेट लिए थे, और आप पहला मैच उनको खिला रहे हैं, थोड़ा बहुत और उनको मौका दिया जाए। उनके पास गति है, जी। कल उन्होंने करीब 140 के हिसाब से बॉलिंग की थी, और धीरे धीरे जब उनका अनुभव बढ़ेगा और खुलकर वो बॉलिंग करेंगे तो स्पीड में भी जरूर इजाफा होगा। तो सभा भाई मतलब संकेत बिल्कुल साफ है, बॉलिंग डिपार्टमेंट में चेंजेस हो सकते हैं। राहुल त्रिपाठी, रजत पाटीदार और ईशान किशन को बेंच पे ही बैठना पड़ेगा दूसरे मैच में भी। अब यही तो निर्णय कर लिया है टीम मैनेजमेंट में, तो यहाँ पर हम लोग जो भी बात कर लें उससे ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं। अब ईशान किशन को अगर खेलना है तो आप खिलाएंगे कहाँ पे? आपने उनको किस तरह से चुना है? क्या उनको आपने एक ओपनर के रूप में चुना है, या कि क्या क्या आपने उनको एक मिडिल ऑर्डर के रूप में चुना है? ये भी बहुत बड़ा मसला है इस समय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और नजर आपकी पहली नजर रहेगी दूसरे ओडीआई मुकाबले में। और हम सब उम्मीद कर रहे हैं मैच के तुरंत बाद जो हम पोस्ट मैच एनालिसिस करते हैं, एक बार फिर सभा भाई अपनी बेबाक बातों के साथ हमारे साथ फिर हाजिर होंगे। आज के लिए हमारी इस चर्चा में फिलहाल इतना ही।